हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रसायन विज्ञान के टॉपिक दैनिक जीवन में रसायन कथन कारण संबंधित एनसीईआरटी आधारित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। आज का जो पहला क्वेश्चन है बहुलक से रिलेटेड है। अभी कथन दिया हुआ है, ओलिफेनिक मोनोमर्स योगात्मक बहुलीकरण से गुजरते हैं। तो क्या ओलिफेनिक मोनोमर्स जो होते हैं योगात्मक बहुलीकरण से गुजरते हैं, यानी कि ओलिफेनिक जो मोनोमर होते हैं वो बहुलीकरण प्रक्रिया द्वारा क्या बनाते हैं, एक पॉलीमर बनाते हैं। तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। तर्क दिया हुआ है, विनाइल क्लोराइड का बहुलीकरण परऑक्साइड या फिर परसल्फेट द्वारा आरंभ होता है। तो विनाइल क्लोराइड का जो बहुलीकरण होता है परऑक्साइड या फिर परसल्फेट द्वारा आरंभ होता है, यह भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। विनाइल क्लोराइड एक क्या है, ओलेफिनिक मोनोमर है और इसका बहुलीकरण परऑक्साइड या फिर परसल्फेट जैसे इनिशिएटर्स जो होते हैं उसके द्वारा शुरू किया जाता है। तो बिल्कुल सही दिया हुआ है, पर व्याख्या जो है वह सही प्रदर्शित नहीं किया जा रहा है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अभी कथन और कारण जो है क्या है, सही दिया हुआ है, लेकिन व्याख्या जो है वो सही प्रदर्शित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेफ्लॉन में उच्च तापीय स्थिरता और रासायनिक निष्क्रियता होती है। तो टेफ्लॉन में उच्च तापीय स्थिरता और रासायनिक निष्क्रियता होती है, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। कारण देखते हैं। टेफ्लॉन एक थर्मोप्लास्टिक है। तो क्या जो टेफ्लॉन होता है एक थर्मोप्लास्टिक होता है। तो बिल्कुल सही है, टेफ्लॉन एक क्या है, थर्मोप्लास्टिक है। लेकिन व्याख्या जो है वो प्रदर्शित नहीं कर रहे, यानी कि दो अलग अलग चीज़ों के बारे में, यानी कि दो अलग अलग स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। टेफ्लॉन की उच्च तापीय स्थिरता और रासायनिक निष्क्रियता इसकी रासायनिक संरचना के कारण होती है। किसकी वजह से होती है, रासायनिक संरचना के कारण। विशेष रूप से मजबूत कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड के कारण होती है, न कि इसके थर्मोप्लास्टिक होने के कारण। इसलिए इसकी व्याख्या जो है वो सही प्रदर्शित नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, बैकेलाइट एक ताप दृढ़ बहुलक है। तो क्या बैकेलाइट जो होता है एक ताप दृढ़ बहुलक होता है? तो बिल्कुल सही दिया गया है। जो बैकेलाइट होता है एक ताप दृढ़ बहुलक होता है, जिसका मतलब है कि इसे गर्म करने पर पिघलाया नहीं जा सकता। जो बैकेलाइट होते हैं उसको क्या नहीं कर सकते, हम पिघला नहीं सकते हैं दोबारा। एक बार जब कठोर हो जाता है तो इसे पिघलाकर दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो क्या है, एक ताप दृढ़ बहुलक होता है। कारण देखते हैं, बैकेलाइट को बिना किसी परिवर्तन के बार बार पिघलाया जा सकता है। तो बिल्कुल गलत दिया हुआ है। बैकेलाइट को बिना किसी परिवर्तन के बार बार पिघलाया नहीं जा सकता है। बैकेलाइट एक क्या है, ताप दृढ़ बहुलक है, तो इसको पिघलाकर दोबारा आकार नहीं दिया जा सकता है। बैकेलाइट में अणुओं के बीच मजबूत क्रॉस लिंकेज होता है। क्या होता है, क्रॉस लिंकेज होते हैं, जो इसे एक कठोर और टिकाऊ सामग्री बनाते हैं। थर्मोप्लास्टिक बहुलक के विपरीत बैकेलाइट को गर्म करके पिघलाया नहीं जा सकता और इसे फिर से ढाला नहीं जा सकता है। थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं उसे फिर से पिघला करके उसको फिर से ढाला जा सकता है, जैसे कि पीवीसी हो गया। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है उसको फिर से हम पिघला करके फिर से उसे नया सामग्री बना सकते हैं, लेकिन बैकेलाइट के केस में ऐसा नहीं होता है। इसलिए अभी कथन जो है वो सही है, बैकेलाइट एक ताप दृढ़ बहुलक है, लेकिन तर्क जो है वो गलत दिया हुआ है। यानी कि इसे बिना किसी परिवर्तन के बार बार पिघलाया। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी अभी कथन सही है, लेकिन कारण जो है वो गलत दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। रबर के वल्कनीकरण में सल्फर क्रॉस लिंक सम्मिलित किए जाते हैं। यानी कि जो रबर है उसके वल्कनीकरण में सल्फर क्रॉस लिंक उपस्थित होता है या फिर सम्मिलित किए जाते हैं। कारण दिया है, वल्कनीकरण एक मुक्त मूलक द्वारा प्रारंभित श्रृंखला अभिक्रिया है।
तो अभिकथन जो है रबर के वल्कनीकरण में सल्फर क्रॉस लिंक का उपयोग किया जाता है, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। वल्कनीकरण क्या होता है? वल्कनीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सल्फर या फिर अन्य क्रॉस लिंकिंग एजेंटों का उपयोग करके रबर के अणुओं के बीच बंधन बनाया जा सकता है। यानी कि जो सल्फर जो बॉन्ड होते हैं, सल्फर लिंक होते हैं, उसके द्वारा क्या करते हैं? रबर के अणुओं के बीच बंधन बनाए जाते हैं। जो कारण दिया हुआ है तर्क, वल्कनीकरण एक मुक्त मूलक द्वारा शुरू की जा सकती है। यह प्रक्रिया जो है वो क्या है? बिल्कुल गलत दिया है। वल्कनीकरण एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जो एक मुक्त मूलक द्वारा क्या होता है? शुरू नहीं होती है। किसके द्वारा शुरू नहीं होती है? मुक्त मूलक के द्वारा शुरू नहीं होता है। यह एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें सल्फर या फिर अन्य क्रॉस लिंकिंग एजेंटों का उपयोग करके रबर के अणुओं के बीच बंध बनाए जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अभिकथन सही दिया है लेकिन कारण जो है वो गलत दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। त्वरक यानी कि एक्सीलरेटर जोड़ने से वल्कनीकरण का समय और तापमान बढ़ जाता है। तो क्या सही दिया हुआ है? जो त्वरक यानी कि एक्सीलरेटर जोड़ने से वल्कनीकरण का समय और तापमान जो है वो बढ़ जाता है। वल्कनीकरण प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए त्वरक का उपयोग किया जाता है। त्वरक जोड़ने से वल्कनीकरण के लिए आवश्यक तापमान और समय कम हो जाता है। तो स्पष्टीकरण जो दिया है यानी कि वो सही है या नहीं, आपको ऑप्शन के अनुसार सही उत्तर देना है। तो तर्क दिया हुआ है वल्कनीकरण द्वारा उच्च तन्य शक्ति वाला पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है। तो जो अभिकथन जो दिया हुआ है, वल्कनीकरण में त्वरक वास्तव में वल्कनीकरण के लिए आवश्यक समय और तापमान को कम करते हैं, बढ़ाते नहीं हैं। क्या करते हैं? कम करते हैं, बढ़ाते नहीं हैं। तो बिल्कुल गलत दिया हुआ है। बढ़ाने का काम नहीं है बल्कि कम करने का काम है। वल्कनीकरण पदार्थ की तन्य शक्ति को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? तन्य शक्ति को बढ़ाता है। तो जो कारण दिया है ये बिल्कुल सही दिया है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, यदि अभिकथन सही गलत दिया है लेकिन कारण जो है वो सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 6वें नंबर क्वेश्चन पे। अधिकांश संश्लेषित बहुलक जैव निम्नीकरण नहीं होते हैं। तो अधिकांश संश्लेषित बहुलक जैव निम्नीकरण नहीं होते हैं, यह कथन जो है बिल्कुल सही दिया हुआ है। संश्लेषित बहुलक जैसे कि प्लास्टिक हो गया, आमतौर पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जीवों द्वारा आसानी से विघटित नहीं होता है, जिससे वे पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं, यानी कि जैव निम्नीकरण नहीं होते हैं। तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। बहुलीकरण प्रक्रिया कार्बनिक अणुओं में विषाक्त गुण उत्पन्न करती है। तो बहुलीकरण प्रक्रिया कार्बनिक अणुओं में विषाक्त गुण उत्पन्न करती है, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। लेकिन यह अभिकथन की सही व्याख्या प्रदर्शित नहीं कर रहा है। बहुलीकरण प्रक्रिया में छोटे कार्बनिक अणु यानी कि जो मोनोमर होते हैं, इस तरह से कुछ छोटे मोनोमर है, कार्बनिक अणु है, जुड़कर एक बड़े पदार्थ बनाते हैं यानी कि पॉलीमर बनाते हैं। ये क्या है? एक मोनोमर है और ये क्या है? एक पॉलीमर है। इस प्रक्रिया में कुछ मोनोमर विषाक्त हो सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी संश्लेषित बहुलक विषाक्त हों। कुछ बहुलक जैसे कि पीवीसी हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड, विषाक्त हो सकते हैं, लेकिन अन्य जैसे कि पीई हो गया, पीपी हो गया, अपेक्षाकृत सुरक्षित होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? सही, ये भी सही हो जाएगा लेकिन व्याख्या जो है वो सही प्रदर्शित नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7वां नंबर क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? निम्न घनत्व पॉलीथीन का उपयोग विद्युत वाहक तारों के इंसुलेशन में किया जाता है। तो क्या निम्न घनत्व वाले जो पॉलीमर होते हैं यानी कि पॉलीथीन होते हैं, उनका उपयोग विद्युत वाहक तारों के इंसुलेशन में किया जाता है। निम्न घनत्व है जिसको हम LDPE कहते हैं, शॉर्ट में LDPE का उपयोग विद्युत वाहक तारों के इंसुलेशन में किया जाता है। यह बिल्कुल सही कथन है।
LDPE एक अच्छा विद्युत रोधी यानी कि इंसुलेटर है और इसका उपयोग तारों को कवर करने के लिए किया जाता है, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह एक सुरक्षित सीमा के भीतर रहे और शॉर्ट सर्किट या फिर अन्य विद्युत खतरों से बचा जा सके। तो ये जो है बिल्कुल सही दिया हुआ है। कारण देखते हैं, निम्न घनत्व पॉलीथीन रासायनिक रूप से निष्क्रिय और कठोर होता है। तो निम्न घनत्व पॉलीथीन रासायनिक रूप से निष्क्रिय और कठोर होता है, ये भी बिल्कुल सही बताया गया है, लेकिन यह अभिकथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। क्या क्या कहते हैं, जो यानी कि LDPE है रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है, जिसका अर्थ है कि यह अधिकांश रसायनों के प्रति प्रतिक्रिया नहीं करता है। क्या नहीं करता है? अधिकांश जो रसायन होते हैं उनके साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, जिससे यह विभिन्न प्रकार के वातावरणों में उपयोग के लिए उपयुक्त है। हालांकि कठोरता एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है। जो कठोरता है क्या नहीं है? एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है जो LDPE को विद्युत इंसुलेशन के लिए उपयुक्त बनाता है। तो दोनों जो है वो बिल्कुल सही दिया हुआ है, और लेकिन इसकी व्याख्या जो है सही प्रदर्शित नहीं किया गया है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, जिगलर नाटा उत्प्रेरक ट्राई एथिल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का मिश्रण है। क्या कह रहा है? जो जिगलर नाटा उत्प्रेरक है किसका मिश्रण है? ट्राई एथिल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का मिश्रण है। तो क्या ये सही कथन दिया हुआ है? जिगलर नाटा क्या है? एक उत्प्रेरक प्रणाली है जिसका उपयोग मुख्य रूप से एल्केन जैसे कि एथिलीन के बहुलीकरण यानी कि बहुकलन के लिए किया जाता है, जिससे उच्च घनत्व पॉलीथीन क्या है? उच्च घनत्व पॉलीथीन यानी कि HDPE बनता है। क्या बनता है? HDPE बनता है, उच्च घनत्व पॉलीथीन बनता है। ट्राई एथिल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड जो है ये जिगलर नाटा उत्प्रेरक के प्रमुख घटक है। तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। जिगलर नाटा उत्प्रेरक का उपयोग निम्न घनत्व पॉलीथीन बनाने के लिए किया जाता है। तो क्या सही दिया हुआ है? ये जो कारण है, जिगलर नाटा उत्प्रेरक का उपयोग निम्न घनत्व पॉलीथीन बनाने के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल गलत दिया हुआ है। जो जिगलर नाटा है किसके लिए किया जाता है? उच्च घनत्व पॉलीथीन बनाने के लिए किया जाता है। निम्न LDPE जो है LDPE यानी कि निम्न घनत्व जो पॉलीथीन है, यह एक अलग प्रकार का पॉलीथीन है जो आमतौर पर उच्च दबाव और उच्च तापमान पर बनाया जाता है। यह जिगलर नाटा उत्प्रेरक का उपयोग करके नहीं बनाया जाता है। तो बिल्कुल गलत दिया है कारण जो है, और अभिकथन बिल्कुल सही दिया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अभिकथन सही है लेकिन कारण जो है वो गलत दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं 90 नंबर क्वेश्चन पे। PTFE में उच्च तापीय स्थिरता और रासायनिक निष्क्रियता होती है। PTFE क्या है? PTFE यानी कि पॉली टेट्रा फ्लोरोएथिलीन एथिलीन है। क्या है? पॉली टेट्रा फ्लोरोएथिलीन PTFE कहते हैं। एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, बल्कि ये क्या है? एक थर्मोसेट प्लास्टिक होता है। ये क्या होता है? एक थर्मोप्लास्टिक ना होकर के एक थर्मोसेट होता है। थर्मोसेट है। इसमें उच्च तापीय स्थिरता और रासायनिक निष्क्रियता होती है, लेकिन यह गुण जो है इसे थर्मोप्लास्टिक नहीं बनाते हैं। क्या नहीं बनाते हैं? इसको थर्मोप्लास्टिक नहीं बनाते हैं। तो एक तरह से जो PTFE में उच्च तापीय स्थिरता और रासायनिक निष्क्रियता होती है सही दिया हुआ है, लेकिन यह एक थर्मोप्लास्टिक है, ये गलत है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अभिकथन सही दिया है लेकिन कारण जो है वो गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पे। पॉलीएमाइड्स का उपयोग रेशों के उपयोग में सर्वोत्तम होता है क्योंकि उनकी तन्यता सामर्थ्य उच्च होती है। तो क्या जो अभिकथन दिया हुआ है, पॉलीएमाइड अपनी उच्च तन्यता शक्ति के कारण जो है
रेशों के रूप में उपयोग के लिए वास्तव में उत्कृष्ट है, जो बहुलक श्रृंखलाओं के बीच मौजूद प्रबल अंतर आणविक बल। कैसा? प्रबल अंतर आणविक बल विशेष रूप से हाइड्रोजन बंध से उत्पन्न होती है। ये जो बल होती है श्रृंखलाओं की सघन पैकिंग और क्रिस्टलीयता में वृद्धि का कारण बनते हैं, जिससे बहुलक की मजबूती में योगदान होता है। तो क्या होता है इसमें? तन्यता सामर्थ्य उच्च होती है। तो यह बिल्कुल सही दिया हुआ है, यानी कि उच्च तन्य शक्ति के कारण ही पॉलीएमाइड का उपयोग फाइबर के रूप में सर्वोत्तम होता है। क्या होता है? ये सर्वोत्तम होता है। नायलॉन की तरह पॉलीएमाइड भी अपनी मजबूती और टिकाऊपन के लिए जाने जाते हैं, जो उन्हें विभिन्न वस्त्र अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाता है। तो ये बिल्कुल सही कथन दिया हुआ है। कारण देखते हैं। प्रबल अंतराणविक बल जैसे कि पॉलीएमाइड के भीतर हाइड्रोजन बंध श्रृंखलाओं की सघन संकुलन को बढ़ावा देते हैं और क्रिस्टलीय गुण को भी बढ़ाते हैं, जिससे पॉलीमर को उच्च तन्यता सामर्थ्य प्राप्त होती है। तो कारण जो है बिल्कुल सही दिया हुआ है। सल्फर एक क्रॉस लिंकिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। किस रूप में कार्य करता है? जो सल्फर होता है क्रॉस लिंकिंग एजेंट, पॉलीएमाइड के बारे में बोला है। पॉलीएमाइड यानी कि बहुलक श्रृंखलाओं में एमाइड समूहों के बीच क्या होता है? हाइड्रोजन बंधन मजबूत अंतराणविक बल पैदा करता है। यानी कि ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है और व्याख्या जो है वो भी सही प्रदर्शित कर रहा है। तो ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसमें होता क्या है? बहुलक श्रृंखलाओं में एमाइड समूहों के बीच हाइड्रोजन बंधन मजबूत अंतराणविक बल पैदा करता है। ये बल जो है बहुलक श्रृंखलाओं को निकट संरेखित करते हैं। क्या करते हैं? निकट संरेखित करते हैं तथा अधिक क्रिस्टलीय संरचना बनाते हैं। और जब अधिक क्रिस्टलीय संरचना बनाएंगे यानी कि उसके गुण को बढ़ाते हैं, जिससे होता क्या है? पदार्थ की जो तन्य शक्ति है वो भी बढ़ जाती है, यानी कि तन्यता जो है की सामर्थ्य जो है वो क्या हो जाती है? उच्च हो जाती है। तो बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 11वें नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? टायर ट्यूब बनाने के लिए प्राकृतिक रबर में 5% सल्फर मिलाया जाता है। तो क्या सही दिया हुआ है? जो वल्कनीकरण के दौरान प्राकृतिक रबर में 5% सल्फर मिलाने से क्रॉस लिंक बनते हैं, जिससे रबर अधिक कठोर और टिकाऊ बनता है, जो टायर को ट्यूब के लिए क्या बनता है? आदर्श बनाता है। तो यह बिल्कुल सही दिया हुआ है, सटीक है। सल्फर का एक छोटा प्रतिशत यानी कि आमतौर पर लगभग 5%, कितना प्रतिशत? 5% प्राकृतिक रबर की वल्कनीकरण प्रक्रिया में एक प्रमुख घटक है, विशेष रूप से टायर ट्यूब जैसे अनुप्रयोगों के लिए। कारण देखते हैं। यह क्रॉस लिंकिंग एजेंट के रूप में कार्य करते हैं और इस प्रकार रबर को कठोर बनाता है। तो बिल्कुल सही कारण दिया हुआ है। सल्फर एक क्रॉस लिंकिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है, जो प्राकृतिक रबर की लंबी बहुलक श्रृंखलाओं के बीच रासायनिक बंधन यानी कि क्रॉस लिंक बनाता है। ये क्रॉस लिंक बहुलक श्रृंखलाओं की गति को प्रतिबंधित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? एक कठोर अधिक मजबूत सामग्री बनती है। तो इसका कारण इस कथन को क्या कर सटीक रूप से स्पष्ट कर रहा है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अभिकथन और कारण दोनों सही है। कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, नेटवर्क पॉलीमर थर्मोसेटिंग होते हैं। तो क्या जो नेटवर्क पॉलीमर होते हैं वो थर्मोसेटिंग होते हैं? बिल्कुल सही है। नेटवर्क पॉलीमर जिन्हें थर्मोसेट्स के रूप में जाना जाता है, इसकी जो विशेषता है क्या है? एक त्रिआयामी नेटवर्क संरचना है। कैसा है? एक त्रिआयामी नेटवर्क संरचना है, जो पॉलीमर श्रृंखलाओं के बीच मजबूत अपरिवर्तनीय क्रॉस लिंक द्वारा निर्मित होती है। किसके द्वारा? एक मजबूत अपरिवर्तनीय क्रॉस लिंक द्वारा निर्मित होती है। एक बार बन जाने के बाद इन्हें गर्म करके पिघलाया या फिर पुनः आकार नहीं दिया जा सकता है, इसलिए ये कैसे होते हैं? थर्मोसेटिंग होते हैं, यानी कि एक बार सेट हो गया तो उसके दोबारा पिघलाया नहीं जा सकता। कारण देखते हैं। नेटवर्क पॉलीमर का आणविक द्रव्यमान उच्च होता है। तो बिल्कुल सही है। नेटवर्क पॉलीमर का जो आणविक द्रव्यमान होता है उच्च होता है। क्यों होता है? इसमें व्यापक क्रॉस लिंकिंग के कारण बड़ी त्रिआयामी संरचना बनती है, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च आणविक भार प्राप्त होता है। बिल्कुल सही दिया हुआ है।
लेकिन जो है व्याख्या जो है वो सही प्रदर्शित नहीं किया गया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अभिकथन कारण दोनों सही है, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। साधारण रबर एक इलास्टोमर है। तो क्या जो साधारण रबर होता है एक इलास्टोमर है। इलास्टोमर किसको कहते हैं? इलास्टोमर एक प्रकार के बहुलक होते हैं जिन्हें खींचा जा सकता है और फिर बहुलक श्रृंखलाओं के बीच कमजोर अंतराण्विक बलों के कारण वे अपने मूल आकार में वापस आ जाते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? इलास्टोमर कहते हैं। तो बिल्कुल सही दिया है कथन। जो है रबर, साधारण रबर जो है क्या है? इलास्टोमर है। रबर में बहुलक श्रृंखलाएं कमजोर वांडरवाल्स बलों द्वारा एक साथ जुड़ी होती है जो इस पदार्थ की विशिष्ट लोच को बनाए रखती है। तो कारण देखते हैं। बहुलक श्रृंखलाओं के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल दुर्बल वांडरवाल्स बल होते हैं। तो वांडरवाल बल अणुओं के बीच कमजोर अंतराण्विक आकर्षण है। रबर में ये बल जो है बहुलक श्रृंखलाओं को एक साथ जोड़े रखने में प्राथमिक साधन होते हैं। तो कारण जो है वो भी बिल्कुल सही दिया हुआ है और व्याख्या जो है वो भी प्रदर्शित किया जा रहा है। इलास्टोमर के बारे में क्या है? बहुलक श्रृंखलाओं के बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल दुर्बल वांडरवाल्स बल होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या प्रदर्शित कर रहा है। इलास्टोमर साधारण बहुलक के बारे में बताया, यानी कि साधारण बहुलक एक इलास्टोमर है, उसकी व्याख्या को ये प्रदर्शित कर रहा है। क्यों इलास्टोमर है, इसलिए इसकी व्याख्या जो है सही है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। रेयॉन एक अर्ध संश्लेषित बहुलक है और इसे सूती कपड़े से बेहतर विकल्प माना जाता है। तो क्या सही दिया हुआ है? रेयॉन एक अर्ध सिंथेटिक बहुलक है। ये बिल्कुल सत्य दिया हुआ है। इसे सूती कपड़े से बेहतर विकल्प भी माना जाता है। रेयॉन क्या है? रेयॉन एक अर्ध सिंथेटिक बहुलक है। अक्सर कपास की तुलना में अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि इसके उत्पादन के दौरान सेल्यूलोज सेल्यूलोज के एसिटिलीकरण से इसके यांत्रिक और सौंदर्य संबंधी गुण को क्या करते हैं? इनहेंस किया जाता है, बढ़ाया जाता है, इंक्रीज किया जाता है। किसके द्वारा? सेल्यूलोज के एसिटिलीकरण से। तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। देखते हैं आगे। सेल्यूलोज के यांत्रिक और सौंदर्यात्मक गुणों को एसिटिलीकरण द्वारा सुधारा जाता है। बिल्कुल सही। एसिटिलीकरण द्वारा क्या करते हैं? सेल्यूलोज के यांत्रिक और सौंदर्य गुणों को सुधारा जाता है, यानी कि भी सही दिया है। एसिटिलीकरण में सेल्यूलोज में एसिटिल समूह जोड़ने की प्रक्रिया होती है। क्या होती है? सेल्यूलोज में एसिटिल समूह को जोड़ने की प्रक्रिया जो इसकी संरचना और अंतरा आणविक बलों को संशोधित करती है। किसको संशोधित करती है? संरचना और अंतरा आणविक बलों को संशोधित करती है, जिसके परिणाम स्वरूप होता क्या है? इसकी यांत्रिक शक्ति, इसकी जो यांत्रिक शक्ति है, जैसे कि तन्य शक्ति हो गया, उसमें वृद्धि किया जा सकता है। सौंदर्य गुण हो गया, जैसे कि बढ़ी हुई चमक हो गया, चिकनी सतह हो गया, उसमें परिवर्तन होता है। यह एसिटिलीकरण प्रक्रिया रेयॉन उत्पादन में एक महत्वपूर्ण चरण है जो अंतिम उत्पाद को कई अनुप्रयोगों में मूल सेल्यूलोज से बेहतर बनाती है। यानी कि जो मेन सेल्यूलोज होता है उससे बेहतर बनाता है। इसलिए क्या हो जाएगा? कारण सटीक रूप से बताता है कि कभी कभी कपास की तुलना में रेयॉन को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इसके उत्पादन के दौरान एसिटिलीकरण के परिणामस्वरूप उसके गुणों को क्या किया जाता है? उसमें गुणों में सुधार होता है। तो व्याख्या जो है बिल्कुल सही प्रदर्शित कर रहा है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओलिफिनिक मोनोमर्स योगात्मक बहुलीकरण से गुजरते हैं। अच्छा, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो इसको स्किप करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टेट्राफ्लोरोएथीन का उपयोग नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में किया जाता है। तो क्या जो पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन का उपयोग नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में किया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? टेफ्लॉन कहते हैं। टेफ्लॉन, ये क्या है? टेफ्लॉन है। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन जो है क्या है? टेफ्लॉन होता है। इसको कुकवेयर यानी कि नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किया जाता है। तो बिल्कुल सही है।
टेफ्लॉन का यूज़ हम किस में करते हैं? नॉन स्टिक बर्तन बनाने में करते हैं। कारण दिया है फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। बिल्कुल सही है, फ्लोरीन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है सबसे अधिक होती है। इसको हम क्या कहते हैं? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथेन को PTFE कहते हैं, जिसको हम टेफ्लॉन भी कहते हैं। PTFE जिसे आमतौर पर टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। अपनी निष्क्रियता और कम पृष्ठीय ऊर्जा के कारण नॉन स्टिक कुकवेयर में इसका उपयोग किया जाता है, जिससे भोजन का उसमें चिपकना मुश्किल हो जाता है। क्या होता है? बर्तन पर भोजन जो है, यानी कि जो भी खाना बनाते हैं, वो चिपकता नहीं है। फ्लोरीन में सभी तत्वों में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता भी होती है। हालांकि PTFE का जो नॉन स्टिक गुण है, मुख्य रूप से उनकी अनूठी रासायनिक संरचना और मजबूत कार्बन फ्लोरीन बंध के कारण होती है। किसके कारण होती है? कार्बन फ्लोरीन बंध के कारण होती है, न कि केवल फ्लोरीन की उच्च ऋणात्मकता के कारण होती है। तो इसकी व्याख्या जो है वो सही प्रदर्शित नहीं किया गया है, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अभिकथन कारण दोनों सही है, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या प्रदर्शित नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक एक ताप दृढ़ बहुलक है। तो क्या सही दिया हुआ है? जो फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक एक ताप दृढ़ बहुलक है। बिल्कुल सही है, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक एक ताप दृढ़ बहुलक है, जिसको हम क्या कहते हैं? बैकेलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसका जब इसका पॉलीमराइजेशन होता है तो जो पॉलीमर बनता है, बहुलक बनता है, वो क्या होता है? बैकेलाइट होता है। बैकेलाइट कहते हैं। गर्म करने पर इन पॉलीमर में अपरिवर्तनीय रासायनिक परिवर्तन होता है, जिससे एक कठोर क्रॉस लिंक संरचना बनती है, जिसे बिना अपघटन के पिघलाया या फिर पुनः आकार नहीं दिया जा सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं? थर्मोसेटिंग पॉलीमर कहते हैं। तो बैकेलाइट कैसा होता है? थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। इसे बिना किसी परिवर्तन के बार बार पिघलाया जा सकता है। बिल्कुल गलत। बिना किसी परिवर्तन के बार बार पिघलाया जा सकता है, बिल्कुल गलत दिया हुआ है कारण जो है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अभिकथन जो है सही है, लेकिन कारण गलत है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, रबर को कृत्रिम रूप से बनाने के लिए आइसोप्रीन अणुओं का बहुलीकरण किया जाता है। तो क्या सही दिया हुआ है? जो रबर को कृत्रिम रूप से बनाने के लिए आइसोप्रीन अणुओं का बहुलीकरण किया जाता है। तो बिल्कुल सही है, कृत्रिम रबर बनाने के लिए आइसोप्रीन अणुओं का बहुलीकरण किया जाता है। कारण देखते हैं, नियोप्रीन या क्लोरोप्रीन एक बहुलक है, एक कृत्रिम रबर है। कारण भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। नियोप्रीन या फिर क्लोरोप्रीन एक बहुलक है, यानी कि एक कृत्रिम रबर है। ये भी बिल्कुल सही कारण दिया है। नियोप्रीन क्लोरोप्रीन से बना एक सिंथेटिक रबर है। बिल्कुल सही कथन दिया गया है, लेकिन व्याख्या जो है वो सही प्रदर्शित नहीं किया गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, अभिकथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।